Hi guys, Hare Krishna and welcome back to my channel. So I am Natasha and today's in this video I am gonna tell you how should you solve chemistry numerical problem, like what should be your approach to solve these numericals, basically physical chemistry, है ना। और इस वीडियो का क्रेडिट, इस वीडियो को बनाने का आइडिया आई डोंट थिंक सो मेरे माइंड में कभी आता, क्योंकि मेरे को ऐसा कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं, ये कह सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है अर्नव को। अर्नव, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसे ही अगर आप सब मेरे से इंटरेक्ट करोगे तभी तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को मतलब कोशिश करूँगी सॉल्व करने की, अपना बेस्ट दूंगी, है ना। तो थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले देखिए, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि नीट में बहुत टफ होता है, कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम से बाहर से पूछा जाएगा पूरा पेपर, तो ऐसा भी नहीं होता, है ना। तो सबसे पहले देखो, अभी आपका स्टार्टिंग फेज चल रहा है, आपको प्रॉब्लम आएगी, नो डाउट। अभी आप फ्रेशर हो या आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें कोई टेंशन या कुछ परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी और हम उसको शांति से उस पर वर्क करेंगे और वो बिल्कुल सॉल्व भी हो जाएगी, आप देखना खुद, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में देखो, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। न्यूमेरिकल्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर्स देखो, मोल कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, आपका थर्मोडायनेमिक्स, आपका इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। जो 12th के चैप्टर्स हैं, मैं बोलूँगी वो 11th के कंपैरिजन में इजी होते हैं, बिकॉज उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप वो क्वेश्चन बना लोगे, है ना। थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा जो फराडेज लॉ आ जाता है ना, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट की ज़रूरत है, बाकी आप सब कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ देखो 11th की। तो टीचर्स मतलब शुरू में सबका 11th का सिलेबस स्टार्ट होता है और उसमें भी होता है मोल कंसेप्ट, जो बहुत बच्चों को डिफिकल्ट देगा, बिकॉज जब मैं कर रही थी तो मेरे को भी मोल कंसेप्ट बहुत मतलब यार क्या है चैप्टर, मुझे समझ ही नहीं आता था। बट जब मैंने उसको कर लिया ना एक दो बार, तो मेरे को सबसे ईजी लगा। और द पॉइंट इज कि मोल कंसेप्ट का बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब जिस लेवल के हम स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे तो काफ़ी मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, उसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं। देखो केमिस्ट्री में ऑलरेडी 3 आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो फिजिकल के मोल कंसेप्ट से आना, है ना, इक्विलिब्रियम से आएगा, थर्मोडायनेमिक्स से आएगा, केमिकल काइनेटिक्स से आएगा, इतने टॉपिक पूछे जाते हैं, सॉल्यूशन से आएगा। तो मोल कंसेप्ट पे कहीं ना ऐसा नहीं आता, नहीं है, आता है, बट ना वो जो से स्टोइकोमेट्रिक के ऊपर आ गया, है ना, एकदम डेप्थ में नहीं आता। बट अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मोल कंसेप्ट हम सबको टफ लगता है, देखना आपको भी लग रहा होगा, इसलिए शायद आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत हैवी लग रहे होंगे। बट आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ, जैसे मोल कंसेप्ट आ गया, पहले तो देखो न्यूमेरिकल का टाइप क्या होगा, लाइक वो जो क्वेश्चन है उसका टाइप क्या हो सकता है, या तो वो हो सकता है कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। अगर आप मोल कंसेप्ट की बात करते हो तो आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म होती हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इनके ऊपर आ जाएगा, है ना। या फिर थोड़ा सा आएगा कंसेप्चुअल, ठीक है, जिसमें आपको बोला होगा कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसमें टूट रहा है, ये रेसिड्यू बचा है ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की मैं बात करूँ तो उसमें आपको पता है, वो तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, बिकॉज वो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, एटम में सब कुछ ऑलमोस्ट सेम वही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट है कि आपका वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम है ना। वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, और आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो सीरीज आती है, इसमें आपको लर्न भी करना है कि बाल्मर में क्या है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, तो इसमें क्या क्या रे होती हैं, ग्राउंड वाला जो, उसमें आपको प्रॉपर स्पेक्ट्रम का थोड़ा कंसेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा, है ना, आपको पता होना चाहिए। और उसके सिंपल बेसिक फॉर्मूले हैं कि इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच सी बाय लैम्डा, आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, ठीक है, ये एच बाय पी, है ना, मोमेंटम। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी, या फिर उसको और कैसे कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, √2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें आपको लर्न ही करनी है एक तरीके से, है ना, आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को लगा लोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ दिमाग लगाने जैसा है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करती हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, सबसे पहले तो थ्योरी वाला पार्ट आता है, फिर उसके बाद वही एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिक्स के साथ बहुत मैच। हाँ, कुछ टर्म का आपको ध्यान रखना है जो फिजिक्स के बिल्कुल अपोजिट है, लाइक वर्क डन का हो गया, है ना,
कि अगर वर्क डन बाय गैस है, ऑन गैस है, आपको कुछ कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप क्वेश्चन कर लोगे, है ना। आपको साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है थर्मोडायनेमिक्स में। पूरी थर्मोडायनेमिक्स आपकी साइन कन्वेंशन के ऊपर बेस होती है। एक होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर वैक्यूम है तो उसमें सब कुछ ज़ीरो है। तो आपको ये जो नॉर्मल कॉमन चीज़ें हैं, अगर आपको उनकी नॉलेज है, आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप कर लोगे, है ना। जितनी बार आप रिवाइज करोगे अपने नोट्स को, जितनी बार आप अपनी फार्मूला शीट कभी एक बार नहीं बनाई जाती। हाँ, सुंदर आप एक बार बना लो, उसको अपनी डेस्क के पास आप पेस्ट कर लो एंड उसको बार बार रिवाइज करो। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको रिवीजन करनी है कोई भी चीज़ के लिए, सबसे पहले क्या उसको लिख के देखना पड़ेगा। जब तक आप हाथ पेन जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना, आपका कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं जाएगी, है ना। तो आपको हर चीज़ों को लिख के फॉर्मूला 10 बार लिखो, क्यों नहीं लर्न होगा भाई, बिल्कुल लर्न होगा। और ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं होती फॉर्मूला लर्न करना, सच में ईजी है। जितना बार आप करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना बार होगा। देखो अभी आपके पास बहुत इनफ टाइम है, तो आप धीरे धीरे सब पे वर्क कीजिए ना। जितना आपके मर्जी हो आप उतने न्यूमेरिकल्स लगाइए, है ना, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स लगाइए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उसके बाद बच्चों को ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत आता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ नहीं है भाई। ओवर हाइप बना रखे कि इक्विलिब्रियम बहुत 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 बड़ा है, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। सच बताऊं ना, देखो इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट है, केमिकल, आयनिक केमिकल, तो कुछ नहीं है। डेफिनेशन याद करनी है भाई उसमें, बस सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आपको सब हो जाएगा, है ना। क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल वाली चीज़ें हैं कि आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए इक्वेशन की, उसमें थोड़ा ये है। बट आयनिक में प्योरली आपका वो फॉर्मूला बेस्ड है आपको। बट हाँ, ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला पता है और आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे लगाने हैं तो वो लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस के भी टाइप हैं, तो आपको उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, बट क्वेश्चन एकदम टफ नहीं है। देखो आपको उसमें थोड़ा पता होना चाहिए कि आपको अगर H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयंस निकालना है, pH निकालना है, OH माइनस का पूछा है तो 14 में से माइनस करके निकालना है। तो ये जो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो सॉल्ट एनालिसिस और बफर वाला है, जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्ट एनालिसिस के वही फॉर्मूले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, है ना, इंटरचेंज करके ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये फॉर्मूले लाइन बाय लाइन एक बार लिखवा दूं कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, तो मैं वो भी करवा दूंगी, है ना। बट अभी आई गेस आपका मूल कंसेप्ट ही हुआ होगा और आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आ गए होंगे और आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो ठीक है। अब बात आती है आपकी 12th की केमिस्ट्री, 12th की फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें है ही 3 चैप्टर। सोल्यूशन वेरी इजी, कुछ नहीं भाई, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ लिए ना अपने ढंग से और उसके फॉर्मूले, उसमें तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। उसमें एज इट इज़ चीज़ें पूछी लिए जाती हैं। सच में जो आपकी रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है आपकी, उसके ऊपर आता है मोस्टली क्वेश्चन। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं ना उसके ऊपर, तो आप अपने PYQs उठा के देखना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सादा उसका जो आपका देखो, हर चैप्टर में से, पूरे चैप्टर में से कोई एक ऐसा हॉटस्पॉट मैं बोलती थी उन टॉपिक को कि उसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है, और ये हमें पता ही होता था क्योंकि हम इसका ट्रेंड देखते थे, है ना। तो ऐसा वाला कर लेना। केमिकल काइनेटिक्स वेरी इजी, अगेन सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या लगाना है, उसमें AT = A0 - KT, तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तभी तो आप लगाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री के देखो न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको कंसेप्ट। बट ऐसा भी नहीं कि आपको मैं रटना ही रटना है भाई, कोई भी चीज़ रटना नहीं होता, ठीक है। कोई भी चीज़ रटना नहीं होता, ना केमिस्ट्री में रटना होता, ना फिजिक्स में रटना होता। बायो में कह सकती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक डाटा होता है, वो आपको रटना ही पड़ेगा। वो डेट्स होती हैं वो आपको रटनी पड़ेगी। बट आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स जितना आप कंसेप्चुअल करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो फॉर्मूला याद नहीं होना, उसका मैंने बता दिया, लिख के कीजिए, बिल्कुल याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले ही मन में बना लोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा फॉर्मूला। दूसरी मिस्टेक मैंने लिखी हुई है, एक्चुअली आप यूनिट्स की गलती कर सकते हो, उसका आपको बस थोड़ा सा फोकस होके तो करना है यूनिट्स में क्या है, ठीक है। तीसरी गलती आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखो कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो उसको जो आपको अपने टीचर से अच्छे से समझो, अपने डाउट्स साथ के साथ लो। आपको नहीं आ रहा, टीचर को साथ बिठाओ और लो, उनसे पूछो डाउट्स,
ठीक है, अपना करो ये सब, जितना आप पूछोगे, जितना आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है और इजी आता है, ऐसा नहीं कि बहुत। आप PYQs उठा के देख लेना, ठीक है। आप इवन इस साल का पेपर देखोगे, थोड़ा उसमें इनऑर्गेनिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पार्ट, मतलब मेरे को ये ना वही है कि जो चीज़ एक बार मन में बना लो कि टफ है तो वो टफ ही बन जाती है। तो ये बात फैक्ट है, ये बात मेरी मानो। आप पहले से उस चीज़ों को इतना बड़ा मत बनाओ अपने मन के अंदर, आप उस पर वर्क करो, आपका सब होगा, ठीक है। मैंने खुद ही बता दिया अभी तो, खुद ही कितनी चीज़ें बता दी आपको कि में ये तो जस्ट ना कि एफर्ट्स पड़ा हुआ है तभी तो बता पा रही हूँ मैं, है ना। और मोल कंसेप्ट में अगर देखो अभी तो आप उसी पे होंगे, तो उसमें जो परसेंटेज यील्ड वाला होता है वो करो। स्टोइशियोमेट्रिक आपको ना अप्रोच पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन है आप उसकी अप्रोच, अगर आप उसको स्टार्टिंग में उसकी अप्रोच कर दोगे ना तो फिर एंड तक तो आप आंसर पे पहुंच ही नहीं पाओगे ना। तो आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टोइशियोमेट्रिक वाले जो क्वेश्चन की बात करती हूँ मोल कंसेप्ट में, उसकी क्या अप्रोच होती है, उसकी क्या अप्रोच होती है। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है ना। इक्वेशन बैलेंस कर ली, अगर उस जो इक्वेशन है उसमें अगर एक रिएक्टेंट है तो सिंपल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। उसको कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालो, अपॉन में उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट करो, जिसका वो रेशियो छोटा आया वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, है ना। तो आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। और वो अप्रोच कौन बताएगा, आपके टीचर्स आपको बताएंगे। भाई मैं भी बता सकती हूँ, ऐसा नहीं मेरे को नहीं पता, है ना। या तो हम ऐसा करते हैं कि हम हर चैप्टर का कि इसमें ये बेसिक ये चीज़ है वो मैं आपको वीडियो बना के दे देती हूँ, एंड आपको मे भी क्लियर हो उससे, है ना। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ आए। आपको अप्रोच देखनी है, आपको फॉर्मूला याद करना है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा, इससे आपको पता होगा कि हर तरीके के क्वेश्चन आप करने में मतलब हो गए, आपको पता है कि मैं इसको इस तरीके से अप्रोच होती है। क्योंकि कभी ना देखो क्वेश्चन पेपर में ना नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपने जो कभी ना किया हो। लाइक हाँ वैल्यूज डिफरेंट होंगी, बट ऐसा नहीं कि आपको उस टाइम पे नई अप्रोच बनानी पड़े। वो सारी आपकी पुरानी अप्रोच ही आएंगी जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपने पहले करी हुई है। ये सब अप्रोच है कोई और सा क्वेश्चन तो उसी का कोई अलग सा थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके दे दिया, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अर्नब आपको आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। एंड आपकी कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। एंड हरे कृष्णा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।